हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, इन तमाम नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ा था। ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। हम लोग हमारा यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 4 को समाप्त कर देंगे। इस वीडियो से हमारा यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद में हम लोग एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट पूरी समरी देखेंगे। जब ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसका हम लोग एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट समरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी से। Article 338 of the Constitution of India provides for establishing a special officer for scheduled castes and scheduled tribes to investigate all matters relating to the safeguards provided for scheduled castes and scheduled tribes in Constitution and report to the President. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल नंबर 38 है वो क्या कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट होनी चाहिए। और ये ऑफिसर का काम होगा कि जितने भी एसटी एससी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो एसटी एससी को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, वो राइट्स अच्छे से पालन हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली ये लोग एसटी एससी कम्युनिटीज का ध्यान रखेंगे, ये जो ऑफिसर होंगे, कि यहाँ पे कहीं किसी तरीके की कोई इनइक्वालिटी तो नहीं है और जो इनको संविधान में प्रोविजन मिले हैं ये प्रोविजन बराबर तरीके से फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है कि ये जो स्पेशल ऑफिसर होंगे, ये स्पेशल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट में पूरा एसटी एससी की जितनी भी बातें होगी वो सारी लिखेंगे और वो प्रेसिडेंट को देंगे इस रिपोर्ट को। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है, हम उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको भी थोड़ा समझते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिया है, इससे आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। स्पेशल ऑफिसर की बात की गई है। स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर किस लिए होने चाहिए? स्पेशल ऑफिसर होने चाहिए जो एससी एससी कम्युनिटी का है, एससी एससी कम्युनिटी के ध्यान रखने के लिए, एक तरीके से कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड है वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होने चाहिए। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है? ये स्पेशल ऑफिसर होने चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 338 में दिया गया है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338 में ही ये चीज दी गई है। आर्टिकल 338 में ही ये चीज दी गई है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए एससी एससी कम्युनिटी के लिए। ये चीज भी समझ में आ गई। अब ये स्पेशल ऑफिसर क्या करेंगे? ये स्पेशल ऑफिसर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे एनुअली, और मतलब वीकली भी, मतलब एनुअली या मंथली भी कह सकते हैं हम लोग, रिपोर्ट बनाएंगे। खासकर एनुअली होती है। रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? इस रिपोर्ट में एसटी एससी की हमारे देश में क्या हालत है, एसटी एससी कम्युनिटी की देश में क्या हालत है, उनके लिए सरकार ने क्या किया है, कहीं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट होगी, ये रिपोर्ट किसको दी जाएगी? ये रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट को। ये रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को, प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, अब आपकी बुक में सिर्फ यहां तक दिया है कि ये रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं इस रिपोर्ट का? प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में टेबल करते हैं इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में टेबल करने से क्या होगा? पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स चलती है वो पूरा देश देखता है, वो न्यूज में आ जाती है। तो पार्लियामेंट में जब ये रिपोर्ट आएगी तो अगर वाकई में इस कम्युनिटी की हालत अच्छी नहीं होगी, एससी एससी कम्युनिटी की हालत अच्छी नहीं होगी, तो पार्लियामेंट के जरिए ये पूरे देश को पता चलेगी। इसलिए ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है और प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट में लेके आते हैं। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। अब यहां पे क्या है?
द टू कमीशंस, फिर यहाँ पे दो कमीशंस बनाए गए हैं। कौन कौन से दो कमीशंस बनाए गए हैं? दो कमीशंस बनाए गए, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड दूसरा जो कमीशन है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। फिर दो कमीशन बना दिए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स were instituted in the fulfillment of Article 338 of the Constitution to protect their human rights and prevent their exploitation and to encourage and defend their social, educational, economic, cultural security as provided in Constitution and other legislation. अब ये जो दो कमीशन बनाए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये बनाए गए हैं आर्टिकल 338 के तहत ही, क्योंकि आर्टिकल 338 में कहा गया है कि ये जो स्पेशल ऑफिसर हैं ये SC/SC कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे। अब एक स्पेशल ऑफिसर तो बराबर ध्यान नहीं रख सकता है, तो एक बाकायदा एक पूरा कमीशन बनाया गया है ताकि आर्टिकल 338 बहुत अच्छे से वर्क करे, ताकि जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 338 है वो बहुत अच्छे से काम करे। इसके लिए दो कमीशन बनाए गए हैं यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गई? तो ये दो कमीशन आर्टिकल 338 के तहत, आर्टिकल 338 का काम अच्छे से हो सके, जो आर्टिकल 338 में लिखा है वो चीजें अच्छे से हो सके, इसलिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया है। क्लियर, समझ में आ गया? फिर यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि अब ये जो दो कमीशंस हैं, इन दो कमीशन का काम है कि देखें कि उनकी कम्युनिटी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। आज भी कुछ ऐसी जो हम अनटचेबिलिटी वाली जो आप चीजें देखते हो वो सारी चीजें नहीं हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहीं तक ST/SC की प्रताड़ना नहीं हो, SC/SC कम्युनिटी की प्रताड़ना नहीं हो, ठीक है। सो ये काम है इन कमीशंस का। Then and to encourage and defend social, educational, economic, cultural securities as provided in Constitution and other rights. साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो इनकी एजुकेशनल, कल्चरल जो राइट्स दी गई हैं, जो संविधान के द्वारा जो ST/SC कम्युनिटीज को जो राइट्स दी गई हैं, वो राइट्स को भी इंश्योर कर सके। क्लियर, समझ में आ गई ये वाली चीज? For example, state provide reservation or affirmative action programs to government job to backward classes like scheduled caste and scheduled tribes, who because of historical and continued disadvantages based on caste status and otherwise have not been adequately represented in service under the state. Example of the Special Laws Protection of Civil Rights Act 1995, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. अब यहाँ पे बताया गया है कि समय समय पे, मान लो समय समय पे, संविधान में तो आर्टिकल्स दिए ही हैं, लेकिन समय समय पे पार्लियामेंट ने भी लॉज बनाए हैं, लाइक रिजर्वेशन वगैरह के लॉज बनाए हैं। तो इन जो नेशनल कमीशन फॉर SCs है और जो नेशनल कमीशन फॉर STs है, उसका काम ये भी है कि ये जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, लाइक जो रिजर्वेशन वाला लॉ है, ये लॉ वाकई में काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सो साथ साथ में ये भी काम है। फिर उसके अलावा पार्लियामेंट ने और भी लॉज बनाए, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स या ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट जो है, ठीक है, ताकि अगर इनके खिलाफ अगर कोई ST/SC कम्युनिटी को कोई परेशान कर रहा है तो ये अपनी इस एक्ट के तहत अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, इस एक्ट के तहत वो केस अपना आगे लेके जा सकते हैं। तो साथ साथ में ये जो नेशनल कमीशन फॉर ST है और जो नेशनल कमीशन फॉर SCs हैं, ये इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में दो तो है, मतलब दो जो आप ये जो तराजू देख रहे हो, यहाँ पे ये दोनों हिस्से इसके बराबर हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है। इसका बेसिकली मतलब मैं आपको रिजर्वेशन से डिनोट करना चाह रहा था। थोड़ा सा अगर हम टॉपिक से हट के बात करें, क्योंकि कभी कभी इस बारे में बात करना भी जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम द बुक बात करना जरूरी है। तो बेसिकली ये पिक्चर रिजर्वेशन को डिनोट कर रही है। रिजर्वेशन में देखो, रिजर्वेशन का, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि सर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे सर रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो ऑल टुगेदर वो एक अपना अपना ओपिनियन होता है। और सही बताऊं तो आप जब लॉ कॉलेजेस में जाएंगे, जब आप कॉलेजेस में जाएंगे, चलो लॉ कॉलेज में मान लो नहीं भी गए, किसी को कुछ दूसरी स्ट्रीम्स में पढ़ाई करनी है, तो कॉलेज में जाकर तो देखना उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन होती जाएगी। आज हम भले ही बोल दे कि नहीं सर अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे कि किस लेवल तक की प्रताड़ना हुई है इन कम्युनिटी के साथ में, तब आपको लगेगा कि हाँ गलत
मतलब गलत हुआ है। हाँ, ये है कि कुछ लोग रिजर्वेशन का मिसयूज करते हैं, लेकिन वाकई में कुछ लोगों को आवश्यकता होती है। तो ऑल टुगेदर आपको इस डिबेट में नहीं जाना है अभी कि रिजर्वेशन सही है या गलत है। अभी आपको इस डिबेट पे एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट आपको नहीं जाना है, वो आप 2 साल बाद जाइएगा। लेकिन फिलहाल बस मैं आपको रिजर्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रिजर्वेशन, एक तो हमारे यहाँ पे बात की जाती है राइट टू इक्वालिटी की, कि मान लो जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी की, सारे लोग इक्वल है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है कि हमारे यहाँ तो सारे लोग इक्वल है, तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी, ठीक। अब इसी का एक दूसरा प्रिंसिपल आप ऐसा देखो कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये इंसान थोड़ा सा, इसकी जो फैमिली है वो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। साथ ही साथ ये इंसान फिजिकली फिजिकली थोड़ा सा वीक है। आप समझ लीजिए कि इनका एक पैर नहीं है, ठीक है, इस इंसान का एक पैर नहीं है। अपन थोड़ी सी देर के लिए आप ऐसा समझो कि इस इंसान का एक पैर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान का पैर नहीं है। अब जब ये दोनों कंपटीशन में उतरेंगे तो जीतेगा कौन? स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला इंसान जीत जाएगा। तो इसलिए सरकार रिजर्वेशन लेके आती है ताकि इन दोनों के लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अब सरकार को पता है कि अगर हम पूरा इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल ले आएंगे, अगर हम सारे लोगों को इक्वल कर देंगे, तो जो रिच होगा वो तो एकदम जीत जाएगा। लेकिन वाकई में जिसको एकदम आवश्यकता है, इसको रुपए की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ ये लोग फिजिकली भी वीक हैं, तो सरकार को पता है कि हार जाएगा। तो सरकार इसको क्या करेगी? सरकार इसकी तराजू को थोड़ा सा ऊपर कर देगी कि भाई तू थोड़ा सा ऊपर चल जा, तुझे रिजर्वेशन दे देते हैं, तू थोड़ा सा ऊपर चल जा, और ये इंसान में टैलेंट होगा तो ये इंसान टैलेंट के बदौले ऊपर चल जाएगा। तो ये है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब रिजर्वेशन पे वही वाली बात है कि पॉलिटिक्स भी बहुत होती है और बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। कहीं कहीं रिजर्वेशन सही भी है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है तो वहां गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशन सही है या गलत है उसकी डिबेट में नहीं जाना है, बस अभी आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये है पूरा एक रिजर्वेशन का यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एससी का क्या काम है? नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एससी ये चीज देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो देखते हैं कि ये जितने भी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, इन लॉज का फुलफिलमेंट अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लॉज वगैरह बनाए हैं वो लॉज का फुलफिलमेंट हो ही नहीं पा रहा, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। Both the commission have similar power and function as provided in Article 338 to investigate and monitor all matters relating the safeguards provided to scheduled caste and scheduled tribe in constitution and other laws, to evaluate the working of safeguards, to inquire into the complaint with respect to deprivation of rights, safeguards to SCs and SGs। सही, इनका बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं कि सबसे पहले तो जो संविधान में जो सेफगार्ड्स दिए गए, जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं उन पे नजर रखे। दूसरा ये फंक्शन है इनका कि अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आ रही है इनके पास में, तो वो कंप्लेंट वगैरह को देखना, उस कंप्लेंट को इवेल्युएट करना, उस कंप्लेंट के एक नतीजे पे पहुंचना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उस कंप्लेंट के नतीजे पे पहुंचना, ठीक। Now to participate and advise on planning process of socio-economic development of scheduled caste and scheduled tribe, to evaluate the progress of their development under union and any state। यहाँ पे और क्या बताया कि जो प्लानिंग वगैरह होती है, जब एससी एससी कम्युनिटी की प्लानिंग वगैरह होती है, जब यहाँ पे सरकार रुपए खर्च करती है, इनके डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं कि आप इस तरीके से प्लानिंग कीजिए, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो इस कम्युनिटी में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये गवर्नमेंट को इस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है। To present the President annually and periodically reports on the working of safeguards and recommendation for effective implementation of safeguards and protection, as well as welfare, socio-economic development of scheduled caste and scheduled tribe। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देना, एनुअली देना, पीरियोडिकली देना, 3 महीने में देना, 4 महीने में देना, कि जो भी अब तक पार्लियामेंट ने और जो भी अब तक सरकार ने जो काम किए हैं, क्या वो काम कितने फ्रूटफुल है, कितने फ्रूटफुल नहीं है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहाँ लेके जाते हैं? प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
Just like other human rights commission, the two commission of scheduled caste and scheduled tribe have power of a civil court trying a suit and commission can do following. जैसा कि हमने दूसरे उसमें देखा था, चाहे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो या हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन देखा था या फिर हमने माइनॉरिटी वाला कमीशन देखा था, तो हमने देखा था कि इन कमीशन की सेम पावर होती है जैसे कि सिविल कोर्ट की होती है। तो सेम वे में जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी है, तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एससी के पास में भी एक सिविल कोर्ट की पूरी पावर है। अब क्या क्या पावर है उनको समझते हैं। Summon and enforce the attendance of any person from any India of part examining him on an oath। किसी भी पर्सन को समन भेजना, बुलाना, उसको ओथ दिलाना, उससे कुछ पूछताछ करना। Require the discovery and production of any document, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह बुलवाना, बोलना, ठीक है। Then receive evidence on affidavit, request any public order or copy from court or office। कोई भी एविडेंस एफिडेविट वगैरह को लेना, किसी से लिखवाना एविडेंस के तौर पे, फिर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड बुलवाना, पुलिस से बोलना, कोर्ट से बोलना कि हमें ये फाइल चाहिए, वो सारी चीज लेना। इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ जो विटनेसेस या डॉक्यूमेंट है उनका एग्जामिनेशन करना, सही है गलत है, ये तमाम चीजें हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड एससी की सेम पावर है दैट ऑफ द सिविल कोर्ट। क्लियर। Article 338 also mandate the union and every state government to consult commission on all major policies affecting scheduled caste and scheduled tribes। तो जो हमारे संविधान का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 है वो क्या बताता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 338 है वो ये बताता है कि हर केंद्र और राज्य सरकार इस कमीशन से कंसल्ट करे अगर वो एससी के लिए कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, तो एक बार शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से एक बार कंसल्ट भी करे। क्लियर। नाउ कंप्लेन मैकेनिज्म। The commission receive complaint from an individual or groups alleging denial of safeguards provided in constitution by authority or organization। साथ ही जो कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, कंप्लेन कर सकते हैं मतलब एससी कम्युनिटी का कोई भी इंसान जाके कंप्लेन कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है कि पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है, संविधान में ये लॉ बनाया है, संविधान में ये प्रोविजन है या पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है और उस लॉ का वो अधिकारी फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमारे साथ में इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है। द कमीशन फॉलो अप विद अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज लॉज्ड। फिर मान लो कि मैंने किसी अथॉरिटी अगेंस्ट की कि मान लो कि वो इंसान जो जिले का कलेक्टर है वो ऐसे ऐसा कर रहा है, तो फिर ये कमीशन उस अथॉरिटी से पूछताछ करते कि भैया क्या बात है। तो ये इसका था पूरा कंप्लेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्लियर है। एक बार आप इसे रीड कीजिए कि ये जो 2 पॉइंट्स है कि कैसे कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है और कैसे यहाँ पे सुलझाया जाता है। साथ ही साथ वही कि हम लोग वेबसाइट पे भी जाके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज भी हमें क्लियर हो गई है। इसी के साथ में होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। बट जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम एक बार क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सो अब बारी है कि हम इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था, कहा जाए तो टॉपिक ऑफ लॉज के बाद में अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो वो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया है आपकी बुक में। सो एक बार हम इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं, क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि बाय बर्थ किसी इंसान को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पैदा होता है एक इंसान के रूप में तो उसको जो अधिकार मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं वो अधिकार ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं देखते, ना जाति देखते हैं, ना ये देखते कि आप कौन से देश में। ये कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि सारे सिटीजन, जो कि सारे लोगों के पास रहते हैं। इस विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, उन सबके पास में रहते हैं। सो सबसे पहले हमने बात की थी कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, तो ये चीज हम क्लियर कर चुके थे। फिर इसके बाद में हमने बात की थी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या बात की थी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी कि ह्यूमन राइट्स का अगर ओरिजिन देखें तो फिर हमने यहाँ पे बात की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। उससे पहले हमने मैग्ना कार्टा वगैरह की बात की थी। तो हमने वहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा था कि आखिर ये ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो वहाँ पे हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझा था। फिर उसके बाद में हमने बात की थी इंटरनेशनल सिनेरियो या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट कह लो या इंटरनेशनल सिनेरियो कह लो। ठीक है, सो उसके बाद में हमने बात की इंटरनेशनल सिनेरियो। ठीक है, इंटरनेशनल सिनेरियो की हमने
बात की थी। अब इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या था, इंटरनेशनल हमने बात की थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में हमने बात की कि कैसे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है वो हमारे संविधान से कैसे वो चीज़ें मिलती है, हमने वो सारी चीज़ें समझी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी प्रियम्बल के बारे में, ठीक है, कि हमारे प्रियम्बल में कौन सी चीज़ें मैंने बताई थी। हमारे प्रियम्बल में जैसे मैंने आपको बताया था फ्रीडम, फ्रीडम के बाद में हमने और कौन सी चीजें समझी थी, लिबर्टी, लिबर्टी के बाद में हमने बात की थी इक्वालिटी की। फ्रीडम और लिबर्टी एक ही समझ लो, ऐसा ही समझ लो, जब लिबर्टी लिखा है तो फ्रीडम क्यों, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ मैंने आपको प्रियम्बल जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको प्रियम्बल कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया था कि अगर आप कल को यूपीएससी एग्जाम भी दें तो प्रियम्बल में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वाली चीज भी हमने देखी थी। देन उसके बाद में हमने किसके बारे में बात की है, उसके बाद में हमने बात की है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की है फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और एक एक आर्टिकल्स को हमने बहुत अच्छे से देखा कि स्टेट क्या है, राइट टू इक्वालिटी क्या है, रिजर्वेशन के, अनटचेबिलिटी के, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, फिर हमने राइट टू लाइफ की बात की है, इन तमाम राइट्स की बात की है। साथ ही साथ अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में ध्यान हो तो एक ब्रीफ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, हमने एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हमने बात की थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बीच में ही हमने पीआईएल की बात की थी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, इसके बारे में बात की। फिर उसके बारे में हमने कुछ समझा था, तो क्या था, वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है सरकार को कि इनको किस हिसाब से काम करना है। फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से सिटीजन्स के लिए थे, और डीपीएसपी क्या थे, डीपीएसपी सरकार के लिए थे कि इनको इस तरीके से पॉलिसी बनानी है। जो डीपीएसपी है वो सरकार को एक तरीके से डायरेक्शन दे रहे थे कि इस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद में किसकी बात हुई थी, उसके बाद में हमने बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। सो फिर हमने बात की फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि अनएनफोर्सिएबल है, और इनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, मैंने आपको बताया उस वीडियो में। फिर हमने बात की है उसके बारे में, किस चीज के बारे में बात की है, ये कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते आए हैं। और जब हम कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको इसमें हमने पढ़ा था कंप्लेंट मैकेनिज्म। कंप्लेंट मैकेनिज्म में हमने बात की है नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससी, इनके बारे में हमने बात की। और मैंने बताया था कि अगर हमें एक भी कमीशन याद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। सो एक तरीके से अब हमने रिवीजन किया है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। अब काम आपका है कि आप इसे रिवाइज करते रहें इस चैप्टर को, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें परीक्षा के अनुसार। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कहाँ पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल खासकर फंडामेंटल राइट्स वगैरह को बहुत अच्छे से करिएगा। आई होप आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। चैप्टर सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर हम उनसे बहुत अच्छे से पढ़े, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करें तो सारी चीजें हमें बन जाएगी। उसमें कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और आर्टिकल्स को याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपने सारी चीजें एंजॉय की होगी और इस वीडियो का भी आपको समझ में आया होगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए।
जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा लर्निंग और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 भी है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल करके एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। तो एक बार आप इट्स ऑल लीगल सीरीज पे भी विजिट कीजिए। साथ ही साथ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह भी है एक्स्ट्रा लर्निंग में। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे और एनसीईआरटी बुक में भी चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी जो वीडियोस होंगे वो टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। अगर आप किसी और क्लास में जाके किसी और सब्जेक्ट पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वीडियोस का फॉर्मेट होगा वो यही होगा कि जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस आपको अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।